नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 12वीं के 2022-23 अगस्त माह का जो असाइनमेंट है या मासिक टेस्ट है उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, तार का एक बंद लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। तो साथियों, जब तार का एक बंद लूप जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में एक समान होता है तो उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता, और जब बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, क्योंकि जब लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर चित्रानुसार धात्विक लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी यदि तार AP में समय के साथ वृद्धिमान धारा AB की ओर प्रवाहित हो रही हो। तो यदि इस प्रकार से चित्र दिया गया है, इसमें A से B की ओर जो विद्युत धारा है वो गतिमान है, मतलब वृद्धिमान है, लगातार बढ़ रहा है, तो इस लूप में प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार की होगी ये पूछा जा रहा है। तो तार AB में वृद्धिमान धारा A से B की ओर यदि प्रवाहित हो रहा हो, अतः धारावाही तार के चारों ओर क्या होगा, वृद्धिमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा, जिसकी दिशा लूप के पास उसके तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। अब लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होने के कारण लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसकी दिशा इस प्रकार की होगी कि यह चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का ही क्या कर सके, विरोध कर सके। अतः प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स की दिशा लूप के तल के लंबवत अब किधर होगी, नीचे की ओर होगी। अतः लूप का निचला सिरा ऐसे ध्रुव की भांति कार्य करेगा। अतः लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिणावर्त होगी। ये हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, लंबी परिनालिका जो कि बंद परिपथ का एक भाग है में गिरते हुए चुंबक का त्वरण क्यों कम होने लगता है। तो साथियों, इसका आंसर एकदम आसान है। जब कोई चुंबक किसी बंद परिपथ वाली लंबी परिनालिका में गिरता है, अब देखो बंद परिपथ है और परिनालिका है, तो परिनालिका में क्या होता है, जो विद्युत रोधी पदार्थ है उसमें कॉपर को लपेट कर बनाया जाता है, और लपेट कर जब बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, कुंडली बनी होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो परिनालिका के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब चुंबक गिरता है तो चुंबक के गिरने से जो परिनालिका है उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण परिनालिका में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये जो प्रेरित धारा है वो क्या करता है, चुंबक की गति का विरोध करती है, जिसके कारण चुंबक का जो त्वरण है वो कम होने लगता है। एकदम सिंपल है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा वाली कुंडली से घिरे होने पर धातु का टुकड़ा गर्म हो जाता है, क्यों। तो उच्च आवृत्ति वाली यदि प्रत्यावर्ती धारा कुंडली हो तो वो गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि धातु के टुकड़े पर भंवर धाराएं प्रेरित हो जाती है। किस पर, जो धातु का टुकड़ा है उस पर भंवर धाराएं प्रेरित हो जाता है, और जिस धातु का प्रतिरोध जितना कम होता है उस पर भंवर धारा का मान उतना ही अधिक होता है, फलस्वरूप वो उतना ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, उन स्थितियों को ज्ञात कीजिए जिनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिशों की उपस्थिति में विभिन्न चालों से गतिमान आवेशित कणों का उपयोग किसी विशेष चाल से गतिमान आवेशित कणों के चयन के लिए किया जाता है। मतलब हमको किसी विशेष चाल से गतिमान आवेशित कण का चयन करना है, तो उसके लिए कौन सी स्थिति होगी ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बताया गया, तो हम संयुक्त विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र
बी में v वेग से गतिमान आवेश q पर लगने वाला बल इतना होता है, F इक्वल क्यू ई सदिश ई प्लस वी सदिश वी क्रॉस सदिश बी। अब यहाँ पर ये क्यू ई और वी क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है किसके, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत बल, और ये चुंबकीय बल को प्रदर्शित करता है। तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, और इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब उस स्थिति में जबकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है मतलब 90 अंश का कोण बना रहा हो, तथा आवेशित कण का जो वेग है वे उन दोनों के क्षेत्रों के भी लंबवत है, मतलब इन तीनों के मध्य में जब भी कोण देखा जाएगा तो एक दूसरे पे वो 90 अंश का ही कोण बनाएंगे। तो यदि विद्युत क्षेत्र को हम E को y अक्ष में लें, चुंबकीय क्षेत्र B को z अक्ष में, और जो वेग है उसको x अक्ष के अनुदिश लें, तो E विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एकांक सदिश J कैप। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को हम ले सकते हैं B के कैप, और वेग को ले सकते हैं V I कैप के रूप में। तो हमारा जो सूत्र हो जाएगा एफ ई या विद्युत बल बराबर से सूत्र होता है वो होता है क्यू ई। अब यदि हम यहाँ पर से सदिश ई का ये वाला वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा ई और जे कैप, तो ये जैसे का तैसा हो जाएगा, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। इसके बाद चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल क्यू वी क्रॉस बी होता है सदिश में। अब यदि हम यहाँ पर भी क्या करें, इस बी का वैल्यू रख दें, इस बी का वैल्यू रख दें, तो यहाँ पर b की जगह क्या हो जाएगा, b के कैप, और ये जो v है v की जगह रख दें v आई कैप, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और i का गुणा जब k से होता है तो i का गुणा k से होने पर ये हो जाता है माइनस j हो जाता है। तो q जैसे तैसा, v जैसे तैसा, b जैसे तैसा, ये रहेगा q v b, और i का गुणा k से होने पर हो जाता है माइनस j, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। अब ये जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है और समीकरण 3 है, तो 2 और 3 में एफ ई और एफ बी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये जो समीकरण 1 है इसमें हम इस एफ ई और एफ बी की जगह ये दोनों वैल्यू रखते हैं। तो दोनों वैल्यू रखने पर ये इस रूप में हो जाएगा क्यू ई जे कैप प्लस माइनस क्यू वी बी जे, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ भी j है, यहाँ भी j है, दोनों जगह से j निकाल लेंगे, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, दोनों जगह से q निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा e माइनस वी बी, इस रूप में हो जाएगा। और इसको नाम दे देंगे समीकरण 4। तो समीकरण 2 और समीकरण 3, तो समीकरण 2 क्या चीज़ है, ये है आपका विद्युत बल, और समीकरण 3 क्या है, चुंबकीय बल है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, मतलब ये दोनों जो हैं अपोजिट है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो उसी के यहाँ पर बोला जा रहा है कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि एफ ई मतलब विद्युत बल व एफ बी मतलब चुंबकीय बल की दिशाएं जो है क्या है, विपरीत है। अब विपरीत है तो यदि ई और बी के मानों को इस प्रकार समायोजित करें कि दोनों बलों के परिमाण बराबर हों, अर्थात ये जो क्यू ई है वो क्यू बी बी के बराबर हो, तो समीकरण 4 से आवेशित कण पर कार्य करने वाला कुल बल जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कैसे समीकरण 4 से 0 हो जाएगा, तो समीकरण 4 हमारा क्या है ये देखेंगे फिर से, ये है हमारा समीकरण 4, और समीकरण 4 में यदि ये क्यू ई और ये वी बी क्यू वी बी जो है दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा 0 हमारा। तो उसी के यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि चुंबकीय बल और विद्युत बल दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाए, तो ये दोनों आपस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार हम क्यू ई और क्यू वी बी को यदि बराबर लें, तो हम v को छोड़कर क्यू बी को इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये q और q कट जाएगा, तो बचेगा e, इस b को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e बाई बी, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 5। और यही वह शर्त है जो एक विशेष मान के आवेशित कण को चयन करने वाला है। तो यहाँ पर इस शर्त का उपयोग विभिन्न वेगों से गतिमान आवेशित कणों में से एक विशेष वेग से गतिमान आवेशित कण को चयन करने में किया जाता है, और इस प्रकार क्रासित विद्युत क्षेत्र जो है और चुंबकीय क्षेत्र
वेग वर्णकर्ता की तरह कार्य करते हैं। तो ये जो हमारा व्यंजक है वो इसी का है, वेग वर्णकर्ता का। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ के 3 गुण लिखिए। तो हम देखते हैं कि स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन कौन से 3 गुण हैं। तो पहला है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए उस चुंबक को कहते हैं जो कमरे के ताप पर क्या करे, लौह चुंबकीय गुणों को दीर्घ काल के लिए बनाए रखता है। तो इसका जो गुण होना चाहिए, इसमें चुंबकशीलता अधिक हो, इसकी धारणशीलता अधिक हो ताकि यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके, इसकी निग्राहिता अधिक हो ताकि गर्म करने पर या गिरने पर इसके चुंबकीय गुणों में कोई परिवर्तन ना हो, और चौथा, अन्य चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में इसका चुंबकत्व नष्ट ना हो। इसके बाद ये तो हुआ स्थायी चुंबक के लिए। अब हम अगला देखते हैं, अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक क्या होते हैं, जो विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। उनमें क्या क्या होना चाहिए, उनमें उच्च चुंबकशीलता होना चाहिए ताकि अल्प चुंबकन बल से भी अत्यधिक चुंबकत्व उत्पन्न हो सके। कम निग्रहिता होना चाहिए ताकि विद्युत प्रवाह बंद करते ही शीघ्रता से वो क्या हो जाए, विचुंबकित हो सके। तीसरा, कम धारणशीलता होना चाहिए ताकि विद्युत प्रवाह बंद करते ही उसके अंदर तत्काल चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या हो जाए, समाप्त हो सके। और चौथा है, कम शैथिल्य हानि ताकि चुंबकन और विचुंबकन में ऊर्जा का कोई भी क्षय ना हो या बहुत ही कम ऊर्जा का क्षय हो। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक कुंडली युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व किस प्रकार प्रभावित होता है जब कुंडलियों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है, और दोनों कुंडलियों के मध्य एक पतले लोहे की शीट रख दी जाती है जबकि अन्य कारक वही रहते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो अन्योन्य प्रेरकत्व से संबंधित यह क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा, कुंडलियों के बीच की दूरी बढ़ाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कम हो जाता है। दूसरा है, प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने से अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। और तीसरा है, दोनों कुंडलियों के बीच लोहे की शीट रखने से अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नव्या कक्षा 12वीं के विज्ञान की छात्रा है, वह अपने सहपाठियों के साथ विज्ञान केंद्र भ्रमण पर गई थी। वहाँ उसने धागे से लटके हुए चुंबक को दोलन करते देखा। उसने पाया कि दोलन करते चुंबक के नीचे धातु प्लेट ले जाते ही वह दोलन करना बंद कर देता है। इसका कारण वो समझ नहीं पाई। सहपाठियों से चर्चा करने लगी कि दोलन करते हुए धातु प्लेट के नीचे चुंबक रखने पर दोलन रुकेगा या नहीं। दूसरे दिवस सहपाठियों के साथ भौतिकी शिक्षक के पास गई और घटना के कारणों को जानकर संतुष्ट होती है। तो पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु प्लेट ले जाने पर दोलन रुक जाता है, क्यों, उचित कारण दीजिए। दूसरा है, धातु प्लेट में उत्पन्न धारा के 2 गुण लिखिए, इस धारा को कैसे कम किया जा सकता है। और तीसरा, वंदना और शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित 2 मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये भंवर धाराओं से संबंधित प्रश्न है और इसका उल्लेख जो है टीचर ने उसको किया है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट का जो आंसर है, तो पहला पॉइंट जो है हमारा क्या कर रहा है, दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु की प्लेट रखने पर धातु की प्लेट में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है जो लेंज के नियम अनुसार चुंबक की गति का क्या करती है, विरोध करती है। दूसरा है, इसका उपयोग पहला हम मोटर में कर सकते हैं। इसमें धातु का एक बेलन होता है जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। धातु के बेलन से प्रतिचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है जो बेलन तथा घूमने वाली चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक गति का विरोध करती है। और विरोध के फलस्वरूप क्या होता है, बेलन भी घूमने लगता है और इस सिद्धांत का उपयोग प्रेरण मोटर में बनाए जाते हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट है, धारामापी को उद्धृत करने में, जब धारामापी की कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली विक्षेपित हो जाती है और बहुत देर तक दोलन करती रहती है। इसके बाद इसमें अगला जो है, भंवर धारा के मान को कम करने के लिए क्या किया जाए, तो क्रोड को पतली बनाए जा सकते हैं। और दूसरा क्या किया जा सकता है, क्रोड में कई छिद्र या खांचे बनाए जा सकते हैं जिससे भंवर धारा के मान को कम किया जा सके। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, वंदना ने अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया, मूल्य का, और शिक्षक ने जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास का प्रदर्शन किया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9।
सर्वज्ञ अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था। यहाँ से उसने देखा कि एक ट्रक निकली जिसमें लिखा था सावधान विस्फोटक। समग्र ट्रक से एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। सर्वज्ञ ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धूल पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को काटती है, जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा वापस क्षरण हो जाता है, जिसके कारण विस्फोटक पदार्थ जो है सुरक्षित बचा रह जाता है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न हुआ, फिर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताने वाला नियम क्या है और उसका कथन क्या है, और सर्वज्ञ ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। यहाँ पर 2 लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वे प्रेरित विद्युत वाहक बल ट्रक की गति के दौरान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट का आंसर हो जाएगा लेंज का नियम, और इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का ही विरोध कर सके जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। अब तीसरा, जो विद्यार्थी है उसने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया और साथ ही विज्ञान के जो चमत्कारिक गुण हैं उनका भी क्या किया। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 लंबे सीधे समांतर तारों में I1 और I2 धाराएं प्रवाहित हो रही है और इनके बीच पृथक्करण D है। तो दूसरे तार के प्रत्येक अंग लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा, इसका भी आंसर आपको देना है। तो आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर के लिए हमने क्या बना लिया है, एक चित्र बना लिया है। यहाँ पर इस चित्र में PQ एक पहला चालक है और RS का है दूसरा चालक है। इसमें I1 धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रहा है और इसमें I2 धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें दोनों की दिशाएं समान हैं और इसमें दोनों की दिशाएं विपरीत है। तब की स्थिति में क्या होगा उसको हमने यहाँ बताया है। तो मान लें कि PQ और RS 2 लंबे सीधे चालक हैं जो कागज के तल पर एक दूसरे के समांतर D दूरी पर स्थित हैं। यदि चालक PQ में धारा I1 प्रवाहित की जाए तो उससे D दूरी पर स्थित चालक RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, हम जानते हैं कि एक चालक के कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसमें यदि दूसरे चालक को रख दिया जाए तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा, B1 इक्वल μ0 I1 अपन 2 पाई D, और जहाँ D क्या चीज़ है, दोनों चालक तारों के बीच की दूरी। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा जो है दाएं हाथ के नियम के अनुसार कागज के तल के लंबवत किधर होगी, नीचे की ओर होगी। अब यदि चालक RS में जो दूसरा चालक है उसमें हम क्या करें, I2 धारा प्रवाहित करें तो इस चालक की L लंबाई पर कार्य करने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, I2LB1 साइन थीटा, जहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो लंबवत होता है क्योंकि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा की जगह 90 डिग्री और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो ये आपका बचेगा I2LB1। अब इस मान को हम यहाँ जो B1 है, B1 का वैल्यू यहाँ से हम रख दें तो μ0 I1 अपन 2 पाई D जो है हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो I2L जैसे का तैसा B1 की जगह रख देते हैं μ0 I1 अपन 2 पाई D। अब ऊपर वाले को एक साथ लिख देंगे तो μ0 I1 I2 अपन 2 पाई D और L को अलग करके हम इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। और लिखने के बाद अब चालक RS के प्रति एकांक लंबाई में जो, अब यहाँ देखो L लंबाई अभी हमने लिया है। अब L लंबाई की जगह यदि केवल प्रति एकांक लंबाई लें, मतलब लंबाई का वैल्यू कितना कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, तो प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल F बाई L। और F का वैल्यू जो हमारा है उसी को रख देंगे μ0 I1 I2 अपन 2 पाई D और ऊपर L नीचे L, तो L और L कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, μ0 I1 I2 अपन 2 पाई D। ये हो जाएगा समीकरण 2। और यही समीकरण 2 क्या बताता है, दूसरे चालक के कारण पहले चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल को प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न पूछा गया है कि कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण। तो यदि 2 समांतर लंबे सीधे चालक में क्या किया जाए, समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और यदि दोनों चालकों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करें
तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बच गया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अर्थ है समान गतिज ऊर्जा वाले किसी अल्फा कण और किसी प्रोटॉन को इनकी गति की दिशा के अभिलंबवत कार्यरत किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में बारी बारी से गुजरने दिया जाता है, तो इनके द्वारा चले गए वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमको त्रिज्याओं का अनुपात भी परिकलित करना है, किसके किसके बीच, प्रोटॉन और अल्फा कणों के बीच। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिज्या का सूत्र निकाल देते हैं। तो जब समान ऊर्जा वाले अल्फा कण और प्रोटॉन को उनकी गति की दिशा के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है, तो वो क्या होता है, वृत्तीय गति करने लगता है। अब वृत्तीय गति करने लगेगा तो वृत्तीय गति करते हुए ही उसमें को त्रिज्या मिलेगी। तो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल है उसकी पूर्ति कौन करता है, लॉरेंज बल करता है, जो कि किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल होता है। अब गतिमान आवेश पर मतलब यहाँ पर जो प्रोटॉन है या जो अल्फा कण है वो गतिमान आवेश मान लिया जा रहा है, जिस पर जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर लॉरेंज बल लगता है। तो यही लॉरेंज बल उसको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो मान लें कि m द्रव्यमान का कोई अल्फा कण है जिसकी जो क्या कर रहा है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति करता है, तब चूंकि लॉरेंज बल बराबर हो जाएगा अभिकेंद्र बल के, तो चूंकि लॉरेंज बल का ये सूत्र हो जाएगा QVB बराबर mv²/r। अब यहाँ से यदि हमको r का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर एक बार v और v कट जाएगा, ये mv को ले जाएंगे नीचे और ये r चला जाएगा ऊपर, लेकिन जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये QB जो है इधर आ जाएगा और r इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको r बराबर मिल जाएगा mv/QB, इसको नाम दे सकते हैं समीकरण 3। तो ये प्रोटॉन अल्फा कण के कारण त्रिज्या हुआ। अब यदि हम अल्फा कण के कारण त्रिज्या के बाद सीधा आ जाएं प्रोटॉन की त्रिज्या, तो प्रोटॉन की त्रिज्या भी इसी प्रकार से निकाला जा सकता है। मान लें कि जो प्रोटॉन है उसकी त्रिज्या भी r की जगह r1 है, तो प्रोटॉन की त्रिज्या यदि r1 होगी तो उसके द्वारा भी वृत्तीय गति कौन प्रदान करेगा, लॉरेंज बल, जो कि अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो ये r1 भी लगभग उतना ही के बराबर हो जाएगा, किसके, mv/QB के। अब यहाँ पर वैल्यू ये रखता है कि r1 जो है प्रोटॉन की त्रिज्या है और प्रोटॉन के द्वारा वृत्तीय पथ में गमन करने की त्रिज्या है। जो वृत्तीय पथ है उसकी त्रिज्या r1 है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों तो बराबर है, तो दोनों की त्रिज्याएं, जो प्रोटॉन की त्रिज्या है और जो अल्फा कण की त्रिज्या है, जो वृत्तीय पथ है, वो भी क्या होगी, समान होगी। अर्थात दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:1 हो सकता है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्फा कण, जो अल्फा कण होता है वो बराबर होता है दो प्रोटॉन के बराबर होता है। तो अल्फा कण अकेले ही दो प्रोटॉनों के बराबर होता है, साथ ही इसमें क्या होता है, दो न्यूट्रॉन भी होता है। तो ये बड़ा हो सकता है, और जब बड़ा होगा तो 2 गुना हो जा रहा है। पहले यहाँ प्रोटॉन है केवल एक और यहाँ अल्फा कण है, तो अल्फा कण जो है 2 गुना है किससे, प्रोटॉन से, तो उसकी त्रिज्या अधिक हो सकती है। लेकिन जब वृत्तीय पथ में त्रिज्या बोला जाए तो वृत्तीय पथ में त्रिज्या दोनों के समान होंगे। बस इतना ही आपका आंसर होगा। यदि ये वीडियो समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।